किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पसीने की शाई से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की शाई से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 9 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने ये 6 चैप्टर को ऑलरेडी कवर किया है, लास्ट तक सिटीजनशिप तक। और प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स को चालू कर दिया था, जो कि 7 नंबर का चैप्टर है, और उसको हमने लगभग आधा देख लिया था और बचा हुआ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसको हमने राइट टू इक्वलिटी यहाँ तक कल ख़त्म कर दिया था, और आज हम राइट टू फ्रीडम, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो राइट टू फ्रीडम है ना, इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद उसमें राइट टू प्राइवेसी, इसके मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल बताने वाला हूँ जो ऑलरेडी हुए। काफ़ी लोगों को इसके चक्कर में जेल भी हुई है, तो ये बताने वाला हूँ। तो उसको देखने से पहले, जैसे हमने कल डिसाइड किया था, क्या किया था हमने कल डिसाइड? हमने कल ये डिसाइड किया था कि हम डेली क्या करेंगे, जितने भी आर्टिकल्स हुए ना, उसको फास्ट फॉरवर्ड 2-4 मिनट में उसको डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारा जो रिवीजन है वो भी चलता रहेगा। जैसे कि आज से हम कौन से आर्टिकल से पढ़ना है, 19, तो हम एक बार फास्ट फॉरवर्ड पहले 1 to 18 जो है 101 से लेकर 18 आर्टिकल तक, इसको फास्ट फॉरवर्ड एक बार पढ़ लेंगे। अगर ऐसा डेली करते रहेंगे तो हमारा पूरा रिवीजन होगा, ऐसा हमने कल डिसाइड किया था। तो चलो एक बार फास्ट फॉरवर्ड इसको डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में क्या था? आर्टिकल 1 में था नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। हमारे देश का जो नाम है और उसके अंदर जो टेरिटरी आती है वो सारी लिखी हुई है आर्टिकल 1 में। उसमें उसको 3 पार्ट में लिखा गया है। पहले पार्ट में आता है इंडिया का नाम, जो कि इंडिया और भारत है, जिसमें आता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा आता है जो टेरिटरीज है इंडिया की, वो लिखी गई है फर्स्ट शेड्यूल में। और तीसरा पार्ट आता है कि टेरिटरी, जो टेरिटरी हम बात कर रहे हैं वो कौन सी है। तो टेरिटरी में आता है स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरी आता है, और ऐसी टेरिटरी जो कि अभी फिलहाल हमारे पास नहीं, पर हम फ्यूचर में एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 2, मैं आपको ना ये हिंदी में सारा एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट मतलब जो क्लियर होता रहे और हमारे रिवीजन भी होते रहे। कल अगर हम हमारी इंडिया की टेरिटरी छोड़ के किसी और टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं और उसको अगर हमें हमारे इंडिया में मिलाना है, उसको एक नया स्टेट का स्टेटस देना है, तो हम एक ऑर्डिनरी बिल ला के पार्लियामेंट में उसको एक स्टेट का स्टेटस दे सकते हैं। तो वो कर सकते हैं हम अंडर आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3, अगर हमारे इंडिया के अंदर जितने भी टेरिटरीज, जितने भी स्टेट्स हैं, अगर हमें उनका साइज़ इंक्रीज़ करना है या उसका साइज़ घटाना है, या उनकी बाउंड्री किसी और स्टेट के साथ अल्टर करनी है, या किसी 2 स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाना है, या किसी एक स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट बनाना है, या यूनियन टेरिटरी बनाना है, या उसका नाम चेंज करना है, तो ये हम कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में ये लिखा गया है। और आर्टिकल 4 बोलता है कि आप जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, वो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। अंडर आर्टिकल 368 ये ऑर्डिनरी बिल पास करके आप कर सकते हो। ये आर्टिकल 4 में लिखा। ये हो गए पहले 4 आर्टिकल। उसके बाद ये थे सिटीजनशिप से लेके रिलेटेड आर्टिकल थे, 5 से लेके 11 तक। अब इसमें जो 5, 6, 7, 8 ये जो आर्टिकल्स है ना, ये हमारा जब 1950 तक कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, तो वहाँ के जो लोग थे वहाँ को हमने ये पहले 4 आर्टिकल में सिटीजनशिप दी थी। तो क्या था वो? आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 बोलता है कि जो लोग इंडिया के रेसिडेंट है, डोमिसाइल है, ऑर्डिनरी सिटीजन है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उनको हम आर्टिकल 5 के तहत सिटीजनशिप देंगे। उसके बाद आर्टिकल 6 क्या बोलता है? जो लोग इंडिया में रह रहे थे, पर जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे पर इंडिया में आ गए हमें इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, तो उनको हम आर्टिकल 6 के तहत सिटीजनशिप देंगे। आर्टिकल 7 बोलता है जो लोग पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान चले गए थे पर बाद में वापस इंडिया चले आए, तो उनको हम सिटीजनशिप देंगे आर्टिकल 7 के तहत। और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर रह रहा है, उसको हम आर्टिकल 8 के तहत सिटीजनशिप देंगे। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 बोलता है कि अगर कोई आदमी इंडिया का सिटीजन, वो अगर किसी फॉरेन देश जो है, फॉरेन कंट्री, उसकी सिटीजनशिप लेता है, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप वॉलंटरी खत्म हो जाएगी। किसके अंदर? आर्टिकल 9 के अंदर। आर्टिकल 10 क्या बोलता है? आर्टिकल 10 बोलता है कि जो भी हमने सिटीजनशिप दी है किसी सिटीजन्स को आर्टिकल 5 to 10 के अंदर, तो वो सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू रहेंगी। सिर्फ उसमें एक कंडीशन ऐसी है कि अगर पार्लियामेंट उस पर कोई लॉ नहीं बनाती, तो पार्लियामेंट अगर लॉ बन के कुछ छेड़छाड़ करती, तो फिर कुछ कह नहीं सकती कि पार्लियामेंट के हिसाब से चलेगा फिर। पर जब तक पार्लियामेंट कुछ लॉ नहीं बनाती, तब तक ये जो सिटीजनशिप दी गई है ये कंटिन्यू रहेगी। इसमें कोई अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। आर्टिकल 11 ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे दी कि वो सिटीजनशिप को, राइट टू सिटीजनशिप जो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं लॉ बना के। तो उसके तहत पार्लियामेंट में 1955 में एक लॉ लाया था, जिसका नाम था, एक्ट बनाया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये डिसाइड करता है फिलहाल हमारे देश में जो सिटीजनशिप का जो है मेथड ऑफ एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, ये क्या होगा, ये आर्टिकल 11 जो है ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद
जो ये देखे थे हमने कहा था आर्टिकल 11 तक देखे थे। और जो हमारा ये राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट चालू कहाँ से होते 14 से, तो बीच में 2 आर्टिकल रह गए, कौन से 12 और 13, इसको भी हमने कल देखा था। तो आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 बोलता है कि उसको डिफाइन करता है एक वर्ड को जिसका नाम है स्टेट। तो स्टेट क्या होता है ये डिफाइन किया जाता है आर्टिकल 12 में। तो उसमें लिखा गया है जो कल हमने देखा था, स्टेट मतलब क्या कि ऐसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंदर ऐसी अथॉरिटी जिसके बाद डिसीजन लेने की और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की पूरी पावर हो और जो कि आम आदमी के लाइफ को इफेक्ट करती हो। ऐसी अथॉरिटी जिसके पास वो डिसीजन ले सकती है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है लोगों की लाइफ को इफेक्ट, ऐसा डिसीजन जो लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है। अगर ऐसी कोई बॉडी हो जिसके पास ऐसी पावर हो उसको बोला जाता है स्टेट। तो हमने एग्जाम्पल भी देखे थे स्टेट क्या क्या हो सकता है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा पार्लियामेंट ये भी स्टेट हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है विधानसभा वो भी स्टेट हो सकता है। उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत राज सिस्टम, ये भी एक टाइप का स्टेट है क्योंकि इनके पास भी पावर है डिसीजन लेने की। और जो स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी मतलब ऐसी बॉडीज, स्टैट्यूटरी मीन्स जिनको लॉ बना के बनाया गया है, पार्लियामेंट में लॉ पास करके उनको बनाया गया है, और नॉन स्टैट्यूटरी मतलब जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन से बनाई गई है, ऐसी बॉडीज इनके पास भी पावर होती है डिसीजन लेने की और इम्प्लीमेंट करने की। तो ये भी क्या होता है, ये भी स्टेट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल कल हमने देखा था LIC और ONGC विदेश और नीति आयोग, तो ये भी स्टेट है। ये हमने देखा था आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में बोला गया था डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मीन्स उसमें बोला गया था कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है वो कल फ्यूचर में कुछ ऐसा लॉ लाती जो कि हमारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी लाइफ को इफेक्ट करता है, या उनकी लाइफ को नहीं एक्चुअली उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। मतलब हमारे संसद और जो विधानसभा है किसी स्टेट की, वो अगर कल ऐसा कानून पास करता है जो यहाँ के सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी होगी, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। और अगर जुडिशरी को लग रहा है कि ये सही नहीं है, ये लॉ गलत है, ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी उसको नल एंड वाइड बोल सकती है, जुडिशरी उस लॉ को खारिज कर सकती है। ये आता है अंडर आर्टिकल 13 के अंदर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये अगर कोई सिटीजन है उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो जुडिशरी के पास जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 226 जुडिशियल रिव्यू करने की, ऐसे डिसीजन की जो गवर्नमेंट ने लिया है जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। ये देखा था हमने आर्टिकल 13 में। उसके बाद हमने चालू कर दिया था हमारा फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर, जिसमें जो पहला फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू इक्वलिटी। उसके अंदर हमने ये 5 आर्टिकल्स देखे थे कल। आर्टिकल 14 उसको एक बार रिवाइज करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लॉ के सामने सब लोग एक जैसे हैं। लॉ के सामने कोई ऊंचा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब कुछ भी नहीं है। अगर कोई आदमी कोई गलती करता है, कोई क्राइम करता है, तो सबको एक जैसी सजा होगी, उसमें कोई डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, जो है प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते उसके रिलीजन से, या वो काला या गोरा, इस बेस पे उसकी जात कौन सी है, उसका वो मेल या फीमेल है, या उसका प्लेस ऑफ बर्थ, इसके हिसाब से आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये लिखा है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल संधि मिलेगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। बस उसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बताया था कल आपको, SC/ST के लिए रिजर्वेशन है, तो उनके साथ एक्चुअली इक्वलिटी मेंटेन नहीं, मतलब उनको एक्सेप्शन दिया गया है। समझ गए आप? तो ये अगर एक्सेप्शन का मैंने विथ एग्जाम्पल कल बताया था, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कल की वीडियो देखो, उसमें सारा एक्सप्लेन किया है। आर्टिकल 17 बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। जो अनटचेबिलिटी हमारे देश में जो थी पहले शुरू में, उसको अबॉलिश करने के लिए ये आर्टिकल आया था, आर्टिकल 17, जिसमें बोला गया था कि इसको हम बंद करेंगे। उसके लिए पार्लियामेंट में एक लॉ भी लाया गया था 1955 को, जिसका नाम था अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। पर उसके बाद उसको 70s के दशक में इसको चेंज कर दिया गया है और उसका भी फिलहाल नाम है सिविल राइट एक्ट। ये नाम है उस एक्ट का जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। उसके बाद आर्टिकल 18 में क्या बोला गया था, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। तो टाइटल जो आज़ादी से पहले हमारे जो भारत में जो टाइटल दिए जाते हैं, सरदार, जैसे महात्मा, उसके बाद लोकमान्य, ये जो टाइटल्स है इसको अबॉलिश कर दिया था, ताकि हम क्या देख रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी, सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे हम लेके आएंगे, किसी को बड़ा किसी को टाइटल, मतलब ऐसे, इसलिए वो टाइटल अबॉलिश किए गए थे। एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स मीन्स कौन से है, ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो टाइटल्स है वो छोड़ के और मिलिट्री टाइटल छोड़ के बाकी सारे टाइटल को हम एबॉलिश कर रहे हैं। हम उस टाइटल को किसी को देंगे नहीं। ये था आर्टिकल 18 में। तो यहाँ तक हमने कल जो हमारा फंडामेंटल राइट्स चैप्टर है उसके जो पहला था फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, ये हमने देख लिया था। उसके अंदर हमने ये 5 आर्टिकल देखे थे। तो आज का जो चैप्टर है
वो स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर राइट टू फ्रीडम से। तो आज देखते हैं कितने हमारे जो है ना, जैसे राइट टू फ्रीडम जो टाइम की लिमिट देखते हैं, अगर 1 घंटे के आसपास हम वीडियो बनाते हैं, जितना हो सके आज उतना करते हैं। अगर आज खत्म हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर बचेगा तो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए राइट टू फ्रीडम, मैं आपको पहले बताता हूँ राइट टू फ्रीडम क्या है और उसके बाद हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको पता ही होगा, जब अंग्रेज़ यहाँ पे राज कर रहे थे, हमें इंडिपेंडेंस मिलने से पहले, तब तक हमें हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, उनको ना पर्सनल चॉइस का कोई राइट था, ना इनको प्राइवेसी का कोई राइट था, ना इनको कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट था। मतलब ये कहीं बोल भी नहीं सकते थे। उस टाइम गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता था तो उसको जेल में जाके पेला जाता था, उसको जेल में जाके ठूसा जाता था, मारा जाता था। तो उनको वो राइट भी नहीं था कि वो कुछ अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके, कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सके या कुछ भी बोल सके जो अंग्रेज़ नहीं चाहते हो या जो अंग्रेज़ जिसको लाइक नहीं करते हो। ये चीज़ उस टाइम पे बोली नहीं जाती थी और इनको ना पर्सनल लिबर्टी का भी कोई राइट नहीं था। मतलब अगर अंग्रेज़ को किस पे डाउट आया तो उसको उठा लिया, जेल में डाल दिया। तो ये भी चलता था उस टाइम पे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात छिड़ी गई और जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन गई जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो डिबेट हुई ना, तो इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी। और जो हमारे B.R. अम्बेडकर हैं, उन्होंने भी बोला था कि ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी ये वाला राइट टू फ्रीडम। अब उस टाइम पे जो डिबेट चल रही थी ना, तो उस टाइम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, इन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ के जो सिटीजन है ना, इनको कौन से ऐसे राइट्स दिए जाए जिसके तहत ये फ्रीली अपना जीवन यापन कर सके। जैसे इनको बोलने की आज़ादी दी जाए, या इनको जो अपनी जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी, ये वाला राइट दिया जाए। इनको एजुकेशन का भी राइट दिया जाए। उसके बाद इनको जो पुलिस अरेस्ट करती है किसी भी पर्सन को, उसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन दिया जाए। तो ये सारे चीज़ें देने के लिए एक बहुत लंबी डिबेट चली हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। और उसके बाद हमें इतने आर्टिकल्स मिले थे राइट टू फ्रीडम में, 19, 20, 21 और 22। और 21A जो है ना, ये बाद में ऐड किया गया था, जो कंपलसरी एजुकेशन वाला, वो उस टाइम पे नहीं था। तो ऊपर अगर देखा जाए तो राइट टू फ्रीडम में हमें 4 आर्टिकल देखने हैं। कौन से? प्रोटेक्शन ऑफ ये 6 फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। तो ये जो 19, 20, 21 और 22, और उसके बाद 21 में ए ऐड किया गया था लास्ट में, अभी बाद में ऐड किया था उसको, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नहीं था ये। तो ये सारे हम इस राइट में देखने वाले, राइट टू फ्रीडम में। तो चलो एक एक को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 19 की। अब इसमें ना आर्टिकल 19 में, ये आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो बोलते हैं हम, उसमें ना प्रोटेक्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है 6 राइट्स को। सिटीजन को ना 6 जो 6 राइट दिए गए और उसको प्रोटेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन ने। जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स है वो क्या क्या हम एक बार देखते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखे हुए, इसको हम पढ़ते हैं एक एक को। तो 6 जो है, सबसे पहले आर्टिकल 19 है, इसमें क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम कोई भी आदमी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है बाय माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर और अदर मैनर। इस हिसाब से कोई भी आदमी अपना जो ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस कर सकता है। उसके लिए कोई उसको सप्रेस नहीं कर सकता, कोई उसको दबा नहीं सकता। समझ गए? ये अंडर आर्टिकल 19A में दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपना जो एक्सप्रेशन है वो फ्रीली बोल सकता है, अपने मुंह से बोल सकता है, या राइटिंग में लिख सकता है, या प्रिंटिंग कर सकता है। समझ गए आप? उसके बाद अंडर, इसका एग्जांपल दूं क्या आपको मैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखो, कोई भी आदमी, जैसे मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था, गवर्नमेंट को कोई भी गाली दे देता है, या गवर्नमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट ने ये गलत किया, वो गलत किया, वो भी बोल देता है। तो किसने अगर गवर्नमेंट को बोल दिया, जैसे अभी मोदी जी ने बोला था कि मैं आपके अकाउंट में 15 लाख जमा कर दूंगा अगर मैं ये बन जाता हूँ, प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ, या मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ तो मैं हर साल 2 करोड़ जॉब दूंगा, या जो भी हो, मैं स्विच बैंक से पैसा लेके आऊँगा। तो उन्होंने एक भी चीज़ वो की नहीं अब तक। तो लोग डायरेक्ट, जो ये चल रहा था टीवी डिबेट, उसमें लोग डायरेक्ट उनको धो देते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि इन्होंने ये कहा था, ये हुआ नहीं। जैसे अलग भी, जैसे कांग्रेस था, कांग्रेस को भी डायरेक्ट बोल देते हैं कि 2G स्कैम हुआ था, मनमोहन सिंह के सरकार के टाइम पे ऐसा हुआ था। जैसे मनमोहन सिंह सरकार जो है वो मनमोहन सिंह नहीं चला रही थी, सोनिया गांधी चला रही थी। तो ऐसे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को ऐसे अटैक कर देते लोग। समझ के? कोई भी पार्टी, हर पार्टी के बारे में बोलते लोग, और हर पार्टी, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं, सबके सब ऐसे ही। तो उस पर केस क्यों नहीं होती फिर? क्योंकि ना उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो अपना जो मत है, अपना ओपिनियन है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। अब ये वो तो कुछ माउथ से बोलते हैं। अब आपको बताता हूँ, पिक्चर या पेंटिंग, आपने ना कोई काफ़ी ये होता है, न्यूज़पेपर होती है, उसमें देखो वो कार्टून आता है और उस कार्टून में लिखा होता है, मतलब जैसे चीफ मिनिस्टर है, वो कोई ऐसा हाथ ऊपर है उसका, कोई मतलब उसमें ऐसा फनी कार्टून बनाया जाता है।
जो सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकल सिचुएशन देश में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा कार्टून आता है, तो उसको भी कोई बैन नहीं कर सकता है, उस पर केस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आता है। समझ गए आप? आर्टिकल 19A में। दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली मीन्स क्या? जो लोग हैं पीसफुल गैदर विदाउट आर्म, जो लोग हैं ना वो जैसे फार्मर, लेबर यूनियन, स्टूडेंट, ये ना प्रोटेस्ट करने के लिए, जैसे कल जैसे यूनिवर्सिटी में कुछ कांड हो जाता है तो स्टूडेंट इकट्ठा हो जाते हैं और वो यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। वो बोलते हैं ना हाय हाय, मतलब जैसे कोई यूनिवर्सिटी का नाम है उसको, उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, तो एक जगह असेंबल हो जाते हैं, मतलब वो गैदर हो जाते हैं एक जगह। तो ऐसे पीसफुल चीज़ के लिए अगर आप गैदर होते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। समझ गए? जो पुलिस आती है लाठीचार्ज करवाती है, समझ रहे ना, वो ऐसे गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट्स दिए है फ्रीडम ऑफ असेंबली। जैसे कि आपको बताता हूँ, अगर कोई प्रोटेस्ट है वो अगर वायलेंट हो जाए, मतलब बस जला दिया जाए, गवर्नमेंट के जो है प्रॉपर्टी उस पर अगर आपत्ति आ जाए तो फिर पुलिस आके पेलती है, आपको डंडे से मारती। बट अगर पीसफुल गैदरिंग है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में ना महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ना 2016 में मराठा आंदोलन चला था, वो मराठा मूवमेंट चल रही थी। मराठा जो कास्ट है इनकी, जो इंडिया में कोई एक ऐसी कास्ट है जो एक स्टेट में 40% पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करती है, वो है मराठा। सबसे बड़ी कास्ट है किसी स्टेट में तो मराठा है। तो इन लोगों ने ना अपने रिजर्वेशन के लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मूवमेंट की थी। मराठा जो था उनका कुछ पता नहीं, वो जो था वो किया था उन्होंने। तो उसमें ना वो 30 लाख लोग रास्ते पे आते थे और वो मूवमेंट करते थे, पर किसी भी जगह पुलिस ने उनको रोका नहीं, ना उनको पीटा। क्यों? क्योंकि वो पीसफुल कर रहे थे। समझ रहे? जहाँ तक बात पीसफुल गैदरिंग की ना, वहाँ कुछ नहीं होगा। बट अगर आप हाथ में डंडा लेके रास्ते में आओगे तो फिर पुलिस भी डंडा लेके रास्ते पे आएंगी। समझ गए आप? तो ये आर्टिकल 19 के बी में दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप इकट्ठा हो सकते हैं एक जगह। आर्टिकल 19C। अब आर्टिकल 19C में क्या दिया गया है? देखो, उसमें दिया गया है फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन। आप ग्रुप बना सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बजरंग दल, RSS, ये काफ़ी ग्रुप से अलग अलग जो होते हैं ना, या छोटे गली नुक्कड़ पे भी ग्रुप होते हैं। समझ का मतलब दिस मैन, वो जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन, एक मित्र मंडल जो होते हैं उस टाइप के अलग अलग, गणेश मित्र मंडल, ये मित्र मंडल, तो वो जो होता है ना एसोसिएशन, आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो। ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन आप ये खोल सकते हो। ये आपको अंडर आर्टिकल 19C में दिए गए। समझ गए आप? अंडर आर्टिकल से फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन। उसके बाद 19D, आर्टिकल 19D, उसमें क्या दिया है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन इंडिया। मतलब आप इंडिया में कहीं पे भी जाके घूम सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो। समझ रहे? अब आर्टिकल 19E देखो, वहाँ पे भी दिखा है कि फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो लोग बिहार से आते या उत्तर प्रदेश से आते और जो बॉम्बे में जाके रहते हैं, और वहाँ के जो कुछ लीडर से, पॉलिटिकल लीडर, वो जो बोलते हैं इनको तो आप भाग जाओ हमारे स्टेट से, आप हमारे स्टेट में नहीं रह सकते हो, तो या क्या ये लीगल है? ये इलीगल है। आप किसी भी आदमी को, इंडिया के किसी भी रेसिडेंट को, किसी दूसरे स्टेट में जाके अगर वो रह रहा है तो वहाँ के स्टेट के लोग उसको वहाँ से भगा नहीं सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 19E उसको राइट दिया गया है कि आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो। समझ गए आप? और 19D की बात, अगर जहाँ तक 19D की बात है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं पे भी घूम सकते हो इंडिया में। मतलब आप कहीं पे भी रोड पे भी घूम सकते हो, रास्ते पे घूम सकते हो। जैसे लोग जाते हैं शाम को तो कोई आपको नहीं रोक सकता, बस उसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कर्फ्यू है। अब कर्फ्यू क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये ना CRPC जो है उसका सेक्शन है 144। आपने सुना होगा, काफ़ी बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो IPC का सेक्शन है, सेक्शन 144 इम्पोज हुआ है, आपने ये सुना होगा। तो फिर लोग बोलते हैं 144 इम्पोज हुआ है, अब घर से बाहर नहीं निकलना है, कर्फ्यू लगाए। कर्फ्यू सुना होगा ना? कर्फ्यू क्या होता है पता है आपको? जो CRPC, जो हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आपको राइट्स ड्यूटीज देता है, वैसे कानून की ना IPC की धारा होती है, IPC के सेक्शंस होते हैं, उसके हिसाब से आपको ना सज़ा होती है। मतलब अगर आप क्राइम करते हो तो आपको जो सज़ा होगी वो CRPC के जो IPC के जो सेक्शन है उसके हिसाब से सज़ा होगी। अगर कोई मर्डर कर रहा है तो मर्डर जो कर रहा है तो फिर उसको IPC का कोई सेक्शन होगा, उस सेक्शन में लिखा होगा, समझ रहेगा, सेक्शन 320, कि अगर कोई मर्डर कर रहा है तो उसको इतनी सज़ा होगी। तो वो IPC सेक्शन होते हैं। वैसे एक सेक्शन उसका 144, उसमें लिखा गया है कि अगर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अगर गवर्नमेंट 144 को इम्पोज कर देती तो वो लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कमिंग आउटसाइड और स्टेइंग आउटसाइड इन पब्लिक प्लेसेस ड्यूरिंग द इन्फॉर्म टाइम। अगर गवर्नमेंट बोल देती कि आज 6 बजे के बाद हम 144 को लागू कर देते हैं और उसके बाद लोग कई बार घूमेंगे नहीं 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, अगर उसमें लोग बाहर घूमते हैं आउट पब्लिक प्लेस में तो फिर उनको पेला जाएगा। समझ रहे हैं? और कितने लोग, 4 से ज़्यादा लोग एक जगह नहीं आ सकते। समझ रहे? एम्पावर। और वो जो DM होता है डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, वो जो कलेक्टर होता है
उसको पावर दी जाती कि अगर कोई आदमी 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते तो उनको आप पकड़ो और उनको 3 साल के लिए जेल में डाल दो। समझ गए? ये है कर्फ्यू, सेक्शन 144। तो जैसे अभी हम देख रहे थे कि ये जो आर्टिकल 19D है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी रास्ते पे घूम सकते हो, ये फ्रीडम है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर उसमें लिमिटेशन है। अगर सेक्शन 144 अगर इंपोज किया गया हो, और सेक्शन 144 कब इंपोज किया जाता है? जैसे दंगे हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम राइट हो रहे हैं, तो पुलिस क्या आएगी? पहले अगर दंगे हो रहे हैं तो आएंगे, सबको पेलेंगे, हिंदू को पेलेंगे, मुस्लिम को पेलेंगे, और फिर 144 इंपोज कर देंगे, और फिर बोलेंगे सालो आप दम है तो आप रास्ते पे आके दिखाओ, और आएंगे तो फिर उनको गैस या आग गोले जो होते हैं गैस के गोले वगैरह, उससे वो भी डालेंगी, लोगों को मारेंगी भी। तो इसलिए सेक्शन सिक्योरिटी को लिए सेक्शन 144 इंपोज करना जरूरी हो जाता है। समझ गए? तो अगर उसके चक्कर में अगर आप बाहर होते हो तो फ्रीडम, ये जो फ्रीडम है ये उस टाइम सस्पेंड हो जाता है। जैसे आपको बताता हूँ, अभी फिलहाल कोरोना चल रहा है, अब कोरोना चल रहा है, अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑर्डर पास कर दिए कि आप बाहर घूमोगे नहीं। उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे आप अगर जो एसेंशियल कमोडिटी खाने वाने के लिए जो चीज़ें वो लाने के लिए आप बाहर जा सकते हो, पर बाकी आप ऐसे मुंह उठा के बाहर घूमोगे नहीं। अगर बिना रीज़न बाहर दिखोगे तो फिर पुलिस मारेगी। समझ रहे? तो उस केस में आपका जो जैसे गवर्नमेंट ने आदेश दिया है ना, तो फिर अभी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन इंडिया है, ये आपका अभी फिलहाल इंडिया में ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 19D ये सस्पेंड हो चुका है। समझ गए आप? तो चलो आगे चलते, ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया, रिसाइड कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं। उसके बाद 19F है, अंडर आर्टिकल 19F, वो क्या बोलता है? ये बोलता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। कोई भी आदमी कोई भी प्रकार का प्रोफेशन कर सकता, मतलब कोई भी, जैसे अभी कोई टीचर, अब मैं टीचर हूँ, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी आज़ादी दी कि मैं टीचर बन सकता हूँ। समझ गए? कोई मुझे कल बोलेगा अगर कि भाई तुम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, तुम टीचिंग क्यों कर रहे हो, तो मैं उस, अगर कोई मुझे बोले तुम टीचिंग नहीं करना है, तुमने अगर टीचिंग की तो फिर हम तुम्हें मारेंगे या कुछ भी करेंगे, तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में जाऊँगा, केस ठोक दूंगा कि ये आदमी मुझे रोक रहा है टीचिंग करने से, मेरा प्रोफेशन का जो राइट है आर्टिकल 19F में दिया, ये मुझे रोक रहा है। तो मेरा जो वकील होगा वही दलील देगा कि सर जो होगा मिलॉर्ड हमें आर्टिकल 19 में मेरा जो क्लाइंट है इसको ये फ्रीडम दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये आदमी रोक रहा है, तो उसको फिर जेल होगी। समझ गए? फ्रीडम टू प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, आप कोई भी काम कर सकते हो, ट्रेड आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, आप बिजनेस भी कर सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। समझ गए? तो अभी आपको एक चीज़ समझ रहे होंगे आप कि आप जो आम मर्रा जिंदगी आपकी उसमें सारी जो चीज़ें करते हैं ना, वो इस आर्टिकल में आता है, अंडर आर्टिकल 19। समझ गए? इसलिए मैंने आपको जब भी एग्जाम्पल देता हूँ ना फ्रीडम, ये फंडामेंटल राइट का, मैं अंडर आर्टिकल 19, 14, 15 यही बोलता हूँ, क्योंकि ये हमारे जीवन की नींव है। अगर आर्टिकल 19 हटा दिया जाए ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको अगर रेस्ट्रिक्ट किया जाए ना, तो घंटा हम कुछ नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं निकल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अंडर आर्टिकल 19 मीन्स ये हमारा जीवन है। समझ रहे? इसी के आधार पे हम सब कर रहे हैं। उसके बाद एक आर्टिकल और भी था, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी, मैंने बताया था आपको, ये भी फंड है, इसके अंदर था वो, पर इसको बाद में डिलीट कर दिया और उसको अभी आर्टिकल 300A में डाला गया है। ये फंडामेंटल राइट नहीं अभी। समझ गए? तो ये थे अंडर आर्टिकल 19। आपको ये सवाल तो पक्का आया होगा, अब इतने फ्रीडम दे, अब हमारा देश तो आपको पता है यहाँ पे पूरे समय रहेगा कैसे कैसे टाइप के लोग हैं। अब ये इस आर्टिकल को मिसयूज भी, ये जो आर्टिकल दिए गए, इतनी फ्रीडम दिए गए, इसका कल मिसयूज भी हो सकता है। समझ रहे हैं? हमारे देश की जो सिक्योरिटी वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो ये देना सही है। देखो गवर्नमेंट ना बहुत चालू है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, बहुत स्मार्ट थे वो, उन्होंने इसमें कुछ लिमिटेशन भी डाल दी। आपको इतने फ्रीडम के राइट्स तो दे दिए, पर उसमें कुछ लिमिटेशन भी डाल दी। जैसे कि देखो, ये जो आप आर्टिकल है ना, आप तभी दलील दे सकते हो, तभी कोर्ट में जा सकते हो, ये फंडामेंटल राइट है। और हमने क्या देखा था कि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है, अगर इनका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट के पास पावर है, आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसको ये करने के लिए। समझ रहे ना? हमने ये भी देखा था हमने कि ये एब्सोल्यूट नहीं फंडामेंटल राइट, इस पर स्टेट जब किसी सर्कमस्टेंसेस में रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, ये भी तो हमने देखा था कल। तो ये अगर फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19, इसका मतलब इसका वायलेशन होने पे आप कोर्ट में जा सकते हो, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर ये एक्सेप्शन होना तो कोर्ट में जाने से भी कोई फायदा नहीं। समझ गए आप? जैसे कि सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, कल अगर आप अपने जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से वाले, इतने वाली है, ये देखो यहाँ पे लिखे हुए, अगर ये फंडामेंटल राइट्स है, एक बार वापस मैं आपको दिखा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम आप बोलने का, ये राइट्स आपका, असेंबली एक जगह इकट्ठा होने का, उसके बाद एसोसिएशन फॉर्म करने का, कहीं पे भी घूमने का, कहीं किसी दुनिया के इंडिया के किसी भी टेरिटरी में जाकर रहने का, आपको जो ट्रेड ऑक्यूपेशन बिजनेस करने का, ये भी हक। अब ये तभी आप इसके वायलेशन पे कोर्ट पे जा सकते हो अगर ये चीज़ें उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। समझ, एक एक्सेप्शन नहीं हो। जैसे अगर आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे अभी उसमें दिया राइट टू असेंबली, अगर आप कुछ असेंबल हो रहे हैं कल और उससे अगर दंगे हो रहे हैं, सिक्योरिटी जो स्टेट, मतलब क्या स्टेट गवर्नमेंट या देश जो कोई भी हो, अगर कल स्टेट की सिक्योरिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़ होने लगी आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले राइट से, समझ रहेगा? मतलब ये जो आर्टिकल 19 ये वो नहीं है ना, इसमें इसके अंदर इतनी चीज़ें देखो, ये वाला जो है, ये जो आर्टिकल है ना, इसके अंदर ये जो आर्टिकल 19 है ना, इसमें ना काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगी, आप बोल सकते हो, कर सकते हैं। बट अगर सिक्योरिटी, अगर देश की सिक्योरिटी ये हो रही, इसमें आ रही, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही,
तो फिर आप पे ही केस हो जाएगी, आप तो जेल जाने से मतलब आप खुद को ही आपको जेल में डाल देंगे। जैसे कि आपको बताता हूँ, जो ओवैसी भाई, जो ओवैसी जो है ना, असदुद्दीन ओवैसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही, वो बहुत बढ़िया आदमी, पर उसके जो छोटे भाई ना वो थोड़े पगले थे, उनको क्या बोलना है वो पता नहीं। तो वो ना आए दिन ना पहले स्टेटमेंट देते थे, स्पीच देते थे, भड़काऊ भाषण। तो उसके वजह से ना एक दो बार दंगे वंगे होने की सिचुएशन पैदा हो गई थी, तो उसको उन पर केस हो गया और उनको जेल में डाला गया था। समझ गया? मतलब अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ करके आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, आप किसी जात पात के लिए भाषण नहीं दे सकते, आप ये नहीं बोल सकते हिंदू बुरा है या मुस्लिम बुरा है। समझ गया? आप किसी के खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे स्टेट की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। दूसरी चीज़, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। आप जो हमारा जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो हमारा इन्हीं देश है, आप कितना भी गाली दो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगा। बट कुछ ऐसे देश है जैसे रशिया है, बांग्लादेश है, ये देश है ना, इनके साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। समझ गए? हमारे फ्रेंडली देश है। तो अगर कल कोई बांग्लादेश के साथ, जैसे कोई आदमी पॉलिटिकल लीडर है, वो बांग्लादेश को गाली देते पब्लिकली और लोग बांग्लादेश को गाली देने लगे, समझ रहे? तो अगर वो देश के लोग अगर इससे बुरा, मतलब वो लोग, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो अगर बोलेंगी कि यार आपके देश में तो हमारे देश के लिए काफ़ी बुराई चल रही है, तो फिर उस आदमी को उठा के जेल में डाला जाएगा। हमारा जो फ्रेंडली रिलेशन है, फॉरेन के जो कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन है, उसके खिलाफ आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा रिलेशन खराब हो जाए। समझ रहे? उसके बाद पब्लिक ऑर्डर, मतलब आप ऐसा कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ करके ऐसे कोई भाषण नहीं दे सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर, मतलब क्या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट हो जाए, दंगे वंगे होनी वाली चीज़ हो जाए, या पुलिस को मतलब उसमें इंटरवेन करने की कोशिश ज़रूरत पड़ जाए, तो आप ये भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो जेल में डाला जाएगा। ये क्या है? डिसेंटी एंड मॉरलिटी। आपने मॉरलिटी को खत्म नहीं करना है, आपने कुछ भी बकवास नहीं करनी जिससे मॉरलिटी हट हो जाए। कंटेम ऑफ कोर्ट, जैसे कल अगर कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो आप कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसे सेशन कोर्ट, कोई भी जो कोर्ट है उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते गलत। अगर ऐसा किया जाएगा तो कंटेम ऑफ कोर्ट हो जाएगा, वो कोर्ट का अपमान हो जाएगा और आपको जेल में डाला जाएगा। डिफेमेशन मीन्स, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या हुआ था ना, ये जो केजरीवाल है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ना अरुण जेटली, उनके खिलाफ ना काफ़ी चीज़ें बोली थी कि इन्होंने करप्शन किया, वो क्या है, समझ रहे? उन्होंने फिर केजरीवाल के खिलाफ डिफेमेशन का केस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। डिफेमेशन मीन्स क्या? मानहानि, इस आदमी ने मेरी इमेज खराब की। तो फिर उनके पास, केजरीवाल के पास इनफ प्रूफ नहीं थे, उन्होंने जो बोला था उसके लिए, तो फिर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी थी और बोला था आप केस पीछे ले लो। मतलब आप किसी के खिलाफ बिना प्रूफ कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे उसके मानहानि, उसका इमेज खराब हो जाए। फिर वो आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर देगा और आपको लंबा अंदर भी जाना पड़ सकता है, पैसा भी देना पड़ सकता है उसको। समझ रहे? उसके बाद क्या है? इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, मतलब उत्तेजन, भड़काऊ भाषण, जो पता है मैं आपको, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक्सेप्शन है, आप ये भी नहीं कर सकते। उसके बाद सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के जो इंटीग्रिटी और सोवर्निटी, इसको हट हो जाए ऐसा भी आप कोई भी स्पीच नहीं दे सकते या कुछ भी ऐसा इसके खिलाफ नहीं बोल सकते, बोलोगे तो जेल हो जाएगी। आप समझ गए? अभी ये जो IAS और IPS वाला जो पेपर है ना UPSC का, अभी उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं पूछेंगे आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19A में नीचे दिए हुए कौन से एक्सेप्शन है, इतना डिटेल में पूछा जाता है। समझ गए आप? तो इस तरह से देखो, ये हमने आर्टिकल 19 को खत्म कर दिया। देखो यहाँ पे कर्फ्यू लिखा है। अब आर्टिकल 19 को ऐसे इस तरह से हमने पूरा खत्म कर दिया। उसमें जितने भी क्लॉज 6 प्रोटेक्शन दिए थे, आपको प्रोटेक्शन दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के, वो हमने देख लिए। आप एक आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या हुआ था जो 20 नवंबर 2012 को ये जो शिवसेना जो लीडर थे ना, सुप्रीम लीडर, जिनका नाम था बाल ठाकरे, ये ना एक्सपायर हो गए थे। तो वो जब एक्सपायर हो गए थे ना, तो 2 मुस्लिम लड़कियां थी, उन्होंने ना ट्विटर पे उनके खिलाफ काफ़ी भड़काऊ मतलब चीज़ें लिखी थी, ऐसी लिखी थी, अच्छा मर गया, ऐसा वैसा, मतलब जो भी हो ऐसा लिखा था कुछ। तो उस पर ना शिवसेना ने उनके खिलाफ केस कर दी थी। शिवसेना का जो ऑफिस है ना मुंबई, वहाँ से ना मातोश्री से उन्होंने उनकी केस कर दी थी। और उन्होंने, उनका जो वकील था उसने बोला था कि देखो, उसने बोला था कि अंडर आर्टिकल 19A अंडर आर्टिकल 19(1)A इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको अंडर 19 आर्टिकल 1 जो है 19A में क्या लिखा है, आपको फ्रीडम दी है, आप बोल सकते हो, ये कर सकते हो, सारी चीज़ें, बाइक पेंटिंग पुटिंग, वो सारी चीज़ें हमने देखी। पर उसके अंदर ये जो ए लिखा है ना, ये मतलब क्या एक्सेप्शन है। तो उसमें ऐसा बोला गया था, इन पे केस हुई थी कि इन्होंने ना आर्टिकल 19 को गलत इस्तेमाल किया है और इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है इसको ख़राब की है, या किसी के बारे में गलत लिखा है, इन्होंने ट्वीट किया था, तो उनको जेल में डाला गया था, ये 2 लड़कियों को। समझ गए आप? तो ऐसा है, तो आप कहीं पे भी मुंह उठा के कुछ भी नहीं बोल सकते किसी के खिलाफ, नहीं तो वो अंडर आर्टिकल 19(1) जो है उसका ये जो क्लॉज है इसका वायलेशन हो जाएगा और आपको जेल में ठोसा जाएगा। समझ गए? इस तरह से हमने आर्टिकल 19 को देख लिया। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल 20 देखते हैं। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये जो कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस है ना, ये क्या है? कन्विक्शन मीन्स क्या होता है? सबसे पहले आपको ना ये आर्टिकल समझने के लिए जो 3 टर्म है ना, इनका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी। एक्यूज हम बोलते हैं ना, ये एक्यूज है। एक्यूज मीन्स क्या? आरोपी।
ऐसा आदमी जिस पे कोई एलिगेशन लगी हो कि इसने मर्डर किया है, एलिगेशन बसा, वो अब तक कोर्ट में प्रूव नहीं हो चुका है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आरोपी, मतलब एक्यूज बोलेंगे, एक्यूज पर्सन। उसके बाद कन्विक्टेड मीन्स क्या, ऐसा आदमी जिस पे कोई एलिगेशन लगी थी कि इसने ये चीज़ की और वो कोर्ट में वो चीज़ प्रूव हो चुकी, तो उसको क्या बोलेंगे, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मीन्स क्या, दोषी आदमी जो प्रूव हो चुका है कि ये दोषी है, ये गिल्टी, ये एक्यूज है, बस ये गिल्टी अभी तक फाउंड हुआ नहीं है, ये गिल्टी फाउंड हो चुका है। और सेंटेंस मीन्स क्या, उसको जो सज़ा दी गई है, पनिशमेंट, उसको बोलेंगे सेंटेंस। अभी आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जो आदमी दोषी पाया गया है कोई ऑफेंस के लिए, किसी आदमी ने कोई गलती की, ऑफेंस किया है और उसके लिए वो दोषी पाया गया है, वो फाउंड गिल्टी हो चुका है, तो उसको भी कुछ प्रोटेक्शन दी गई। समझ गए आप ये प्रोटेक्शन क्या है। तो आर्टिकल 20 मतलब जो आदमी गिल्टी है उसको जो सज़ा होने वाली है तो उसको भी कुछ प्रोटेक्शन दी गई, तो वो प्रोटेक्शन क्या है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें हमें देखनी, जैसे कोई आदमी ने कोई क्राइम किया है, वो कोर्ट में गिल्टी फाउंड हो गया है, पर उसको ये 3 सर्कमस्टेंसेस है उसमें उसको प्रोटेक्शन दी गई है। तो एक एक को देखते हैं। सबसे पहले, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, पर्सन शैल पनिश ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस लॉ और आईपीसी टिल डेट। इसका मतलब क्या, नो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन विल बी डन। इसका मतलब ये है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन मतलब जैसे कि कोई आदमी, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई आदमी आज कितनी तारीख है, आज है, अभी मई चल रहा है, फॉर एग्जांपल 2020 चल रहा है और मई चल रहा है, 3 तारीख है आज की। अब आज कोई आदमी किसी चीज़ के लिए पाया गया, किसी क्राइम में पाया गया कि आज उसने ये गलती की और उसको हमने जेल में डाल दिया, समझ गए, आज उसको जेल में हमने डाल दिया और वो जेल में सड़ा रहा है, मतलब जेल में पड़ा रहा, उसमें कोर्ट में उसको लेके गए, उससे सुनाई होते होते 2 साल लग गए। और 2 साल बाद मई कब, 2022 में क्या हो गया, मई में अब उसने जो मर्डर, मतलब जो चीज़ की, जैसे उसने मर्डर किया था, तो मर्डर के लिए अगर अभी हमारे देश में अगर फॉर एग्जांपल अगर 6 साल की सज़ा है, एग्जांपल इतने नहीं ज़्यादा है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर 6 साल की सज़ा है, कब 2020 में अगर कोई आदमी मर्डर करता है तो उसको 6 साल की जेल हो सकती है। किसी आदमी को हमने मर्डर के चार्ज में अभी आज पकड़ा और फिर क्या हुआ, 2022 में उसको सज़ा सुनाई गई, पर वो सज़ा 6 साल नहीं थी, वो ना 10 साल थी। क्यों पता है क्या, क्योंकि ना उसको पकड़ा गया था 2020 में, बट क्या हुआ 2021 में कानून लाया गया पार्लियामेंट में ये कानून पास किया गया कि आज से अगर कोई आदमी मर्डर करता है तो उसको सज़ा कितनी होगी, 10 साल होगी, समझ गए। तो ये जो है ना, अब उसके साथ तो अन्याय हो गया, इनजस्टिस हो गया ना, भले वो दोषी, उसने मर्डर किया है जो भी हो, पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो तो सिटीजन है, तो उसको तो हमें राइट देने पड़ेंगे। तो जिस आदमी ने 2020 में जिसको कितने साल होनी चाहिए सज़ा, 6 साल सज़ा होनी चाहिए थी, उसको 10 साल हो रही है, तो फिर उसके साथ तो इनजस्टिस हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो उसको भी हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 बोलता है कि कोई आदमी को अगर जिस दिन उसको पकड़ा गया है तो उस दिन वो जो क्राइम उसने कमिट किया है उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है उसको उसी लेवल पे उसी टाइप की सज़ा होगी, उसको रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन नहीं होगी, समझ रहे क्या, मतलब उसको उस दिन तक जो आईपीसी की धारा प्रेजेंट है उसके हिसाब से सज़ा होगी, उसको आज जो नया कानून पास किया गया है उसके हिसाब से उसको सज़ा नहीं होगी, समझ गए। वही यहाँ पे लिखा गया है, देखो एग्जिस्टेंस जो लॉ है ना उसके हिसाब से टिल डेट उसको सज़ा होगी, उसको बाद में कोई लॉ लाया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन नहीं होगी। दूसरा क्लॉज है आर्टिकल 20 में, नो डबल जियोपार्डी। अब नो डबल जियोपार्डी क्या होता है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक आदमी को जेल हो रही है, किस चीज़ के लिए, मर्डर के लिए एक आदमी को जेल हो रही है जो मर्डर उसने किया ही नहीं। मतलब कुछ लोग उसको फंसाते हैं, उसको ना वकील को, लॉयर को पैसा खिला के ना उसको सज़ा देते हैं मर्डर की, उस आदमी को जेल में ठूस देते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको ना जेल में हम डाल रहे हैं 10 साल के लिए क्योंकि इसने मर्डर किया है। अब बाद में क्या होता है, वो आदमी जेल से फरार हो जाता है और वो सच में मर्डर करता है। अब उसको वापस जेल में जो जज है उनके सामने पेश किया जाता है और फिर बोला जाता है कि सर इसने वापस मर्डर कर दिया। अब उनके नज़र में तो वापस हो गया, पर रियल में तो उसने एक ही बार किया है ना, वो जो भी है उनके नज़र में कितना है, 2 बार मर्डर हो गया। अब उसको सज़ा क्या होगी, 20 साल हो जाएगी क्या, नहीं। तो उस आदमी का जो लॉयर है ना वो यही बोलेगा कि सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अंडर आर्टिकल 22 में ये लिखा गया है नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब होता है किसी भी आदमी को सेम ऑफेंस, मतलब सेम गलती करने के लिए 2 बार सज़ा नहीं हो सकती। अगर आदमी 1 मर्डर करता है या 2 मर्डर करता है उसको सज़ा एक ही बार होगी, एक ही सज़ा होगी। आपने धूम 2 मूवी देखी होंगी, उसमें भी वो जो है अभिषेक बच्चन की औरत, मतलब जो उसकी बीवी होती, वो बोलती है कि मर्डर 1 करो या 2, सज़ा तो उतनी होगी ना। अब ये जो मैंने स्टोरी बताई ना आपको, ये अमिताभ की एक ओल्ड मूवी की स्टोरी, जिसमें ना अमिताभ को फंसाया जाता है, उसको जेल में मर्डर के लिए सज़ा दी जाती है, वो जेल से भागता है और सच में मर्डर कर देता है।
पर उसको डबल सज़ा नहीं होती। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो मैंने बताया ना, कन्विक्टेड जो दोषी लोग हैं, जो गिल्टी लोग हैं, उन्होंने जो ऑफेंस किया है उसके लिए उनको कुछ प्रोटेक्शन दी गई है, भले वो गिल्टी। तो एक आदमी को 2 क्राइम के लिए 2 अलग अलग सज़ा नहीं होती, उसको एक ही सज़ा होती। ये क्लॉज है, उसको बोलते हैं नो डबल जेओपार्डी। तीसरी चीज़ है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसका मतलब कोई आदमी जिसने कुछ क्राइम किया हो वो खुद के खिलाफ खुद का विटनेस नहीं बन सकता। जैसे अगर कल मैं कोई क्राइम करता हूँ, मैं किसी का मर्डर कर देता हूँ, मुझे जेल में डाला जाता है और फिर मुझे कोर्ट में ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं खुद वहाँ पे प्रेजेंट था और मैंने खुद अपने आंखों के सामने खुद ही एक आदमी का मर्डर कर दिया, मुझे जेल में डाल दो, मतलब मुझे सज़ा दे दो। ये नहीं है। क्यों पता है क्या? क्योंकि अगर ये डाल देंगे ना तो कुछ सर्कमस्टेंसेस में एक्चुअली है वो, बट नॉर्मल ये नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि ये पुलिस लोग ने मार के इतना, वो जो है क्रिमिनल उसने किसी का मर्डर किया भी नहीं हो तो भी वो फिर मान लेगा कि मैंने किया है, समझ रहे? तो कोई आदमी खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। ये तीसरा क्लॉज। तो आर्टिकल 20 समझ गए आप? आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज लिखे गए। आर्टिकल 20 इसलिए कि जो लोग गिल्टी फाउंड होते हैं कोर्ट में ट्रायल के दौरान, उनको जो सज़ा होती है उसके टाइम उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 टाइप के प्रोटेक्शन दिए गए। सबसे पहले नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। इसका मतलब अगर कोई आदमी, जिस दिन आदमी गिरफ्तार होता है उसको उस दिन तक उसने जो क्राइम किया है उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान रखा गया है वही सज़ा उसको होगी। बाद में रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन, मतलब बाद में कोई नया कानून आता है उसको जेल होने के बाद, उसके बाद वो कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उस पर जब तक जिस दिन वो अरेस्ट हुआ था उस दिन तक उसने जो क्राइम किया है उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान था वही उस पर लागू होगा। दूसरी चीज़ नो डबल जेओपार्डी, मतलब एक आदमी को सेम ऑफेंस कितनी भी बार वो करता है तो उसको पनिशमेंट एक ही बार होती, अलग अलग बार नहीं होती। उसके बाद तीसरा नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसका मतलब कोई आदमी खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। ये है आर्टिकल 20। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 20 को एकदम डिटेल में समझा विथ एग्जांपल। आगे चलते हैं आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ प्रोसीजर एस्टैब्लिश इन लॉ। इसका मतलब क्या होता है? देखो, हर एक आदमी को ना लाइफ का प्रोटेक्शन है, मतलब उसको लाइफ का प्रोटेक्शन दिया गया है, और पर्सनल लिबर्टी, खुद का जो स्वतंत्र है, पर्सनल लिबर्टी मतलब राइट टू प्राइवेसी टाइप, उसको उस चीज़ का प्रोटेक्शन दिया गया है। बस उसमें एक चीज़ है, और वो चीज़ क्या है? एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। लॉ में जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश है उसको छोड़ के उसको पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल लाइफ का प्रोटेक्शन दिया गया है। अब ये क्या होता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है? देखो, 2 टाइप की चीज़ होती है। एक है प्रोसीजर ऑफ लॉ और दूसरा है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। मतलब ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। इसका मतलब देखो, अगर कोई आदमी कुछ क्राइम कर रहा है उसमें उसको उसी चीज़ की वजह से दोषी पाया जा सकता है, वेदर द प्रोसीजर ऑफ लॉ प्रॉपरली डन और नॉट। मतलब अगर कोई आदमी, जैसे कि वो उसने कुछ क्राइम किया है, तो पुलिस, लॉ और सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट वगैरह, वो अगर उसको छानबीन, जो हमारा प्रोसीजर दिया गया है कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ना, कि उसको वहाँ हम कुछ साइट पे जाएंगे, वहाँ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से अगर वो दोषी पाया जाता है तो भी उसको सजा होगी, समझ रहे? पर अमेरिका में कैसा है? अमेरिका में ऐसा है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को भी फॉलो किया जाता है। इसका मतलब प्रोसीजर तो फॉलो की भी जाती है, उसके साथ साथ इंटरनल जो मैटर है उसको भी वो भी कंसर्न किया जाता है, उसको भी देखा जाता है कि चलो हमने प्रोसीजर के हिसाब से तो देखा, पर ये साला हाथ में नहीं आया, इसका मतलब हमें पता नहीं चला प्रोसीजर, इसने तो जो है उसको लूप होल को यूज़ करके इसने क्राइम कर दिया, ये तो हाथ में नहीं आया, तो हम इंटरनल मैटर को भी कंसर्न करेंगे। वैसे हमारे यहाँ इंटरनल मैटर को कंसर्न नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हर एक आदमी को इंडिया में लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन है, उसको कोई भी उठा के जेल में नहीं ठूस सकता। बस प्रोसीजर के हिसाब से जो है एक्सेप्ट, मतलब उसको उसमें एक एक्सेप्शन है कि प्रोसीजर के हिसाब से वो गिल्टी फॉर्म, मतलब उसमें ना जो उसने क्राइम किया है वो पकड़ा नहीं जाना चाहिए प्रोसीजर के हिसाब से, तो उसको आर्टिकल 21 में जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ दिया गया है। और आर्टिकल 21 में और एक चीज़ दी गई है, उसमें क्या दिया गया है? आर्टिकल 21 में एक चीज़ ऐड की है कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। हर एक आदमी का जो है ना वो राइट है कि वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को एक्सेस कर सके हमारे देश में। उसके साथ साथ राइट टू लिव विथ डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, डिसेंट एनवायरनमेंट, प्राइवेसी एंड फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 21 में दी गई। आर्टिकल 21 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए उसमें दिया गया है राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होता है? उस प्राइवेसी में उसका एग्जाम्पल, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ना 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट दिया था एक केस में। उस केस का नाम था जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। मतलब अगर राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो जाता है आपका, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो।
आप कोर्ट में जाके आप जो आपकी पिटीशन डाल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 22 और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। इसके अंदर आप आपके फंडामेंटल राइट जो वायलेट होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। और राइट टू प्राइवेसी, ये राइट टू प्राइवेसी 21 में भी आता है, और जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये भी एज अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। समझ गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आर्टिकल 21 का, राइट टू प्राइवेसी का। राइट टू प्राइवेसी का देखो क्या हुआ था, ये बात है 2017 की, नहीं 2016 की, शायद 2016 की। 2016 में क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट में ना, अभी ये एग्जांपल जो है ना आप इसको निगेटिव सेंस में मत लो, इसको पॉजिटिव सेंस में लो, जस्ट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए लो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हमारी जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री थी इसने क्या कर दिया, इंडिया में जितने भी पॉर्न वेबसाइट है ना, पॉर्न साइट, इसको ना बैन मार दिया। मतलब सारी की सारी पॉर्न वेबसाइट जो है ना इसको बैन मार दिया उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो उसके खिलाफ ना एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल दी। अब PIL क्या होता है, जनहित याचिका। उसने PIL डाल दी और उसने बोला गवर्नमेंट ने ये जो चीज़ कर दी ना, पॉर्न वेबसाइट को बैन मारा है, ये गलत है, ये हमारा जो आर्टिकल 21 है राइट टू प्राइवेसी इसको वायलेट करता है। हम हमारे रूम में बैठ के कुछ पॉर्न देखे या कुछ भी देखे, ये हमें आर्टिकल 21 में हमें राइट दिया गया है। उसमें क्या दिया है, राइट टू लाइफ, ज़िंदगी जीने का जो हक है वो, विथ ह्यूमन डिग्निटी। उसके बाद क्या है, प्राइवेसी। प्राइवेसी मीन्स क्या, हम हमारे फ्री स्पेस में कुछ भी कर सकते हैं। उसमें जो है मतलब उसमें एक चीज़ लिखी क्या, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब जो लॉ ने प्रोसीजर एस्टेब्लिश की उसके खिलाफ हम ना जाके हम हमारे लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें संविधान ने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोवाइड किया है। तो ये हम रूम में पॉर्न देखें या कुछ भी देखें, ये हमारा राइट है। तो आपको पता है कि क्या हुआ था, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने ना ये जो गवर्नमेंट का जो ये था ना डिसीजन, इसको खारिज कर दिया था और साइट वापस खोल दी थी 2-3 दिन में। मतलब आप समझ रहे हो क्या, अब इसको आप निगेटिव में मत लो, आप पॉजिटिव इसको सोचो। मतलब कंसेप्ट समझने के लिए कि आर्टिकल 21 में हमें राइट टू प्राइवेसी दी। अगर आप कल जैसे आपके घर में 6 रूम है, आप अपने रूम में अगर बैठते हो, रूम लॉक करके आप कुछ पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, और अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं नहीं तुमने रूम नहीं लॉक करनी, तुमने रूम खुली रखनी, मतलब माँ बाप ने ऐसे कोई समझ रहे ना, कोई आपको दादागिरी करता है, कोई गुंडा है, उसने बोला, अगर उसने किसी मोहल्ले में बोला सबने दरवाजे खुले रखने, किसी ने दरवाजे नहीं लगाना है, तो कोई आदमी उसके खिलाफ कोर्ट में केस डाल सकते हैं कि ये हमारे प्राइवेसी को हर्ट कर रहा है, ये हमारा राइट है, हम हमारा रूम बंद करें या खुला रखें, ये हमारा राइट है, राइट टू लाइव विद ह्यूमन डिग्निटी। तो इसको अगर वायलेट करेंगे तो उसको जेल हो सकती है। समझ गए आप कंसेप्ट। तो ये था आर्टिकल 21। और उसमें क्या हुआ था बाद में, ये आर्टिकल 21 सिर्फ उतना ही था, बाद में उसमें एक क्लॉज ऐड कर दिया था, आर्टिकल 21A। अब आर्टिकल 21A में क्या था, देखो ए में क्या था, ए में ना ये 86 अमेंडमेंट एक्ट लाया था 2002 में। आर्टिकल 22 में एक क्लॉज ऐड कर दिया गया था 21A 2002 में, और वो कब से कम इफेक्ट 2010 से ये लागू हो गया। 2002 में डाला था एज अ फंडामेंटल राइट। वो ये था कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। जो एज ऑफ 6 साल से लेकर 14 साल तक जितने भी हमारे यहाँ पे बच्चे, उनको स्टेट की ये ड्यूटी बनती है, स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे सारे बच्चों को जो आते हैं 6 से लेकर 14 साल के बीच में। समझ गए, ये डाला गया था आर्टिकल 21A में। अब मुझे एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि आर्टिकल 21A क्या है, तो आर्टिकल 21 ये समझ गए आप, आर्टिकल 20 राइट टू प्राइवेसी एंड ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, और उसके लिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, समझ रहे, पर्सनल लिबर्टी का और लाइफ का। बस आपने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसके हिसाब से। तो और आर्टिकल 21 क्या है, वो फ्री एंड कंपलसरी, ये बाद में ऐड किया गया था 2002 में, और 2010 से ये लागू हुआ था। समझ गए, ये था आर्टिकल 21। और आर्टिकल 22, अब आर्टिकल 22 क्या है, हम ये फ्रीडम के राइट्स देख रहे हैं। अब 21 को हमने खत्म कर लिया, अब आर्टिकल 22 ही देखो, उसमें लिखा गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन केस सर्टेन केसेस। अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर रही या डिटेंट कर रही तो उसमें आपको ना प्रोटेक्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अरेस्ट और डिटेंशन में क्या डिफरेंस होता है, देखो अरेस्ट मतलब क्या, आपने कुछ क्राइम कर दिया, पुलिस आई आपको अंदर कर दिया, पेल दिया जेल में लेके। डिटेंशन मीन्स क्या, पुलिस को लग रहा है कि आपने बाहर रहने से हमारे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है। कोई आदमी अगर बाहर खुला घूम रहा है तो इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो उसको हम डिटेन करेंगे। डिटेन मतलब क्या, उसने कुछ क्राइम किया नहीं पर उसके चक्कर में कुछ हो सकता है झोल, इसलिए उसको पहले अंदर कर लिया, उसको बोलते डिटेंशन। तो उसमें 2 क्लॉज है, उसमें दिया गया है क्या, प्रोटेक्शन, 2 चीज़ों में प्रोटेक्शन दिया गया है। उसमें 2 क्लॉज है, पहला क्या है पुनेटिव डिटेंशन, दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब समझ गए ना आप डिटेंशन क्या होता है, उठा लेना, पुलिस अरेस्ट कर लेना। तो पुनेटिव डिटेंशन मीन्स क्या होता है, देखो कोई आदमी राइट टू इन्फॉर्म ऑन द ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कंसल्ट लीगल पिटिशनर, consult with the legal petition and procedure produced before the magistrate within 24 hours. When a person committed a crime, police arrest him
एंड प्रेजेंट एट अ कोर्ट विद इन 24 आवर। पुनी डिटेंशन मीन्स क्या है, वो हर एक आदमी, वो हर एक देश का सिटीजन, उसको आर्टिकल 22 के तहत हक है ये जानने का कि अगर उसको पुलिस अरेस्ट कर रही तो उसको पता होना चाहिए कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, या उसको अपने लीगल प्रैक्टिशनर है, मतलब उसका जो लीगल प्रैक्टिशनर मीन्स जो वकील है, उसके साथ उसको बात करने का हक है, समझ रहे हैं। और उसको 24 आवर में मैजिस्ट्रेट जो है, मतलब जो कोर्ट में जो जज वगैरह है, उसके सामने 24 आवर्स के पहले उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसके साथ पेश किया जाता है उसके सामने, समझ गया आप। मतलब किसी आदमी को पुनिटिव डिटेंशन के तहत अगर अरेस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब उसने कुछ क्राइम किया है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसको 24 आवर से पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसको ये जानने का हक है कि इसको किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया गया है, और उसको अपने जो वकील है उसके साथ कंसल्ट करने का भी हक है। यह है पुनिटिव डिटेंशन, ये हक इसमें आता है, ये प्रोटेक्शन। और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स क्या, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड and provide an opportunity to make representation. If any person may create a problem of law and order, then police detain him. जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ पे एग्जांपल है। आपको पता होगा गणपति महोत्सव होता है या कोई भी ऐसा जलसा होता है, कुछ भी चीज़ होती है जहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे पुलिस आते हैं और कुछ लोग उठा के जेल में लेके जाते हैं 8 दिन 10 दिन के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? पुलिस को ये लगता है कि ये आदमी अगर बाहर रहने से ना खतरा हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, समझ रहे, राइट, दंगे हो सकते, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जब एग्जांपल जैसे गणपति महोत्सव है, उस टाइम पे ना पुलिस आके प्रिवेंट मतलब कुछ चीज़ होने को प्रिवेंट करना, कुछ कांड होने से पहले उसको उठा लेना। तो पुलिस ना उनको उठा लेती है और जेल में डाल देती। कितने दिन तक आप उनको रख सकती है? वो 3 महीने तक रख सकती है। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पुलिस किसी भी आदमी को 3 महीने तक जेल में रख सकती है। और उसमें और एक चीज़ है, उसमें क्या लिखा गया है, अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर पुलिस को उसको एक्सटेंड करना है, 3 पीरियड जो है उसका टाइम ऑफ पीरियड, वो 3 महीने से ड्यूरेशन अगर उसको एक्सटेंड करना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, उससे, उस बोर्ड में होता है जज ऑफ हाई कोर्ट। तो जज ऑफ हाई कोर्ट के तहत एक बोर्ड होता है, उससे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि इस आदमी को अगर हम बाहर छोड़ेंगे तो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, तो उसको परमिशन वहाँ से लेनी पड़ेगी, समझ रहे। और ये जो सारी चीज़ें ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन और पुनिटिव डिटेंशन, उसके तहत पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसके लिए कुछ लॉ बनाया जाए, अमेंड किया जाए, चेंज किया जाए इस आर्टिकल को। ये सारी जो पावर है ना, ये पार्लियामेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं। तो अभी आप समझ गए पुनिटिव डिटेंशन मीन्स क्या होता है। वो हर एक आदमी का राइट है कि अगर उसने कुछ क्राइम किया, उसको अगर जेल हो जाती तो उसको 24 आवर्स से पहले जो ये जेलर है, मतलब सॉरी जेलर नहीं, जो वकील है, वकील भी नहीं, जो जज है कोर्ट का, उसके सामने उसको पेश किया जाए और उसको फिर पनिशमेंट हो जाए। और प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स क्या है कि जो आदमी उसको बिना ट्रायल, मतलब उसकी ट्रायल नहीं होती। जैसे पुनिटिव डिटेंशन मीन्स क्या, उसने क्राइम किया है, उसको कोर्ट में लिया जाएगा, उस पर ट्रायल होगी, उसको सजा दी जाएगी और उसको फिर जेल में डाला जाएगा। जो भी सजा है उसको इम्प्लीमेंट होगा, उस सजा का इम्प्लीमेंटेशन होगा। पर प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स क्या, उसको कोर्ट में लेके नहीं लिया जाता क्योंकि उसने कुछ क्राइम किया नहीं होता। ये तो क्राइम प्रिवेंट होने के लिए उसको उठाया जाता है, तो उसमें ट्रायल नहीं होती और उसको पनिशमेंट भी नहीं होती, उसको बाद में छोड़ दिया जाता है, समझ गए। तो ये आता है आर्टिकल 22 के तहत। ऐसे 2 चीज़, मतलब समझ रहे क्या, अरेस्ट और डिटेंशन की चीज़ में प्रोटेक्शन दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इस तरह से हमने जो दूसरा हमारा जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू फ्रीडम, इसको हमने देख लिया। और इसमें हमने आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 ये 4 आर्टिकल देख लिए। और उसके साथ साथ 21 में जो 2002 में वो जो 21A ऐड किया गया था कि स्टेट की ये ड्यूटी कि वो 4 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे उनको फ्री एजुकेशन दिए जाए, वो भी हमने इसमें देख लिया। तो आगे चलते हैं, आगे का जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसमें 2 राइट्स आते हैं, वो है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब ये जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं। देखो एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या होता है, मतलब किसको एक्सप्लॉइट करना, किसको मिसयूज़ करना। अब आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिकिंग मीन्स क्या होता है, इलीगल यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग। अगर ह्यूमन बींग्स जो है उनका ट्रैफिकिंग को हम क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं। और फोर्स लेबर, जो फोर्स लेबर है मतलब फोर्सफुली किसी से काम करवाया जा रहा है, उसको भी हम प्रोवाइड करते हैं अंडर आर्टिकल 23। अब ट्रैफिकिंग मीन्स मतलब इलीगल यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स क्या, इंसान का ट्रैफिकिंग मीन्स क्या, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, ये जो वैश्या का जो धंधा होता है, समझ रहे, इसमें कुछ औरतों को ढकेला जाता है। या ये क्या है, बेकरिंग मीन्स क्या, किसको भिखारी बना जाता है, या लेबर। मतलब देखो आपको बताता हूँ मैं, एक एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी बार क्या होता है, ये जो बॉर्डर के जो देश होते हैं ना, उनके बॉर्डर पे ना महिला को किडनैप, जो काफ़ी जैसे मैक्सिको वगैरह, सोमालिया वगैरह के जो कंट्रीज़ है ना, उनमें क्या किया जाता है, महिला को किडनैप किया जाता है और उनको ना वेश्यावारी के धंधा में
डाला जाता है, उनको बेचा जाता है। और कई ऐसे धंधे चलते हैं जहाँ पे अभी आपको पता है सेक्स लेबर, एज अ सेक्स लेबर इनको यूज़ किया जाता है। तो उनको प्रोस्टिट्यूट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं उनकी मर्जी के खिलाफ, उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये क्या है? बेगरिंग मीन्स क्या? कुछ लोग हैं, जैसे आपको पता होगा, आपने कभी मूवी में देखा होगा, बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनको अंधा किया जाता है, उनके हाथ वाथ काट दिए जाते हैं और उनको रास्ते पे बैठाया जाता है भीख मांगने के लिए। और वो जो पैसे आते हैं वैसे भी उनका मतलब इससे ऐसे पैसे कमाए जाते हैं बच्चों को ना भिखारी बना के। ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और लेबर, किसी को फोर्सफुली किसी से कुछ काम करवाना, तो ये भी हो जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। समझ गए? तो अगर ऐसा किसी चीज़ में किसी आदमी को संदिग्ध पाया जाता है तो उसको पुलिस अगर पकड़ती तो उस पर केस चलती है, कोर्ट में बोला जाता है कि इसने आर्टिकल 23 का वायलेशन किया है, इस पर जुर्माना लगाया जाए, इसको जेल में ठूसा जाए। समझ रहे हैं? तो ये है आर्टिकल 23 कि हमारे देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर इसको प्रोहिबिट किया गया है। आप किसी से समझ रहे, ज़बरदस्ती ये काम नहीं करवा सकती। उसके बाद आर्टिकल 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। बच्चे जो है, बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने से प्रोहिबिट किया जाता है। अगर कोई कंपनी, अगर उसमें बच्चे पाए जाते हैं काम करते हुए, तो उस कंपनी पे केस होगी और उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि बच्चों का एम्प्लॉयमेंट बैन है। बस उसमें कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? स्पोर्ट, इंटरटेनमेंट और होम। अगर घर में कुछ बच्चा काम कर रहा है या इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे बॉलीवुड वगैरह, वहाँ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहीं काम कर रहा है या स्पोर्ट में कहीं काम कर रहा है, तो वहाँ पे अमेंडमेंट, मतलब 2016 में अमेंडमेंट लाया था पार्लियामेंट में, और उसमें ये 3 एक्सेप्शन डाले गए थे। ये जगह छोड़ के बाकी जगह अगर बच्चा काम कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे केस हो सकता है, फैक्ट्री पे केस हो सकता है। ये था आर्टिकल 24। तो इस तरह से हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसको देख लिया, और इसमें हमने जो फोर्स लेबर है और चाइल्ड लेबर, इसको हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोहिबिट किया है, ये देख लिया। उसके बाद चलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये क्या है? इसमें देखो, इसमें ना 25 से लेके 28 तक, 25 से लेकर 28 तक इतने आर्टिकल से 4 आर्टिकल है। इसको हमने एक बार देखना है। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले देखा है कि आपको जो भी रिलीजन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ये 24 आर्टिकल बोलता है। 26 बोलता है रिलीजियस इंस्टीट्यूट आप मैनेज कर सकते हैं, मतलब क्या, आप अपना खुद का धार्मिक संस्था बना सकते हैं। उसमें 27 क्या बोलता है? धार्मिक संस्था अगर आप बनाते हो तो वो उसके प्रमोशन के लिए जो है टैक्सेशन फॉर प्रमोशन, उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद क्या है? आर्टिकल 28 बोलता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्कूल है तो उसमें आप जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, धार्मिक इंस्ट्रक्शन को पास नहीं कर सकते, उससे आपको फ्रीडम है, वो नहीं कर सकते। तो इसको, ये जो 4 आर्टिकल, इसको एकदम डिटेल में देखते हैं एक एक को, आप समझने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो आर्टिकल 25 क्या बोलता है? ऑल द पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू क्या, टू प्रोपोगेशन। एक मिनट रुको, ये नोट अलग है। आर्टिकल 25 इधर है, देखो ये वहाँ पे आर्टिकल 25 बोलता है, रिपीट, आर्टिकल 25 बोलता है ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। अब कंसाइंस मीन्स क्या होता है? अंतरात्मा। हर एक आदमी को अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का अधिकार है। उसको फ्रीली प्रोफेस, मतलब उसको प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन, मतलब स्प्रेड, उसको फ्रीली एग्री करने का हक है, प्रैक्टिस करने का हक है और स्प्रेड करने का हक है। क्या? अपना धर्म। हर आदमी को अपना धर्म को, अपने धर्म की जो थिंग्स बिलीफ्स है या उनका जो फेथ है उसको एग्री करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट मतलब उसको फैलाने का पूरा हक है। बस उसमें 2 क्लॉज है। 2 क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक ही क्लॉज एक्चुअली, वो क्या है? फोर्स कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। आप अपने जो धर्म है उसको बढ़ा सकते हो, लोगों को बोल सकते हो ये मेरा धर्म है, आप इसको इसमें आओ, इसमें ज्वाइन हो, बट आप किसी के कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं बोल सकते कि आप ये मेरा धर्म है, आप इसमें ज़बरदस्ती आ जाओ। समझ रहे? फोर्स कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ये हमारे देश में अलाउड नहीं है। वो अगर वैसा करते हो आप तो फिर केस हो जाएगी। समझ रहे? बस आपको ना, आपको क्या है, आपका जो धर्म है आप उसको स्प्रेड कर सकते हो, प्रोपेस कर सकते हो। समझ रहे? उसका एग्जाम्पल है, जैसे अभी ये संस्था है आत्मा मालिक ध्यानपीठ, उसमें जो ये लोग हैं, यहाँ के जो बाबा है, उनका क्या है, उन्होंने मेडिटेशन को पकड़ा हुआ है और वो बोलते हैं आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो। तो ये हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं और ये मेडिटेशन का स्प्रेड कर रहे हैं, ये फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं कर रहे, ये मेडिटेशन को दुनिया भर में प्रमोट कर रहे हैं। तो ये अपने एक तरह से धर्म को भी बढ़ा रहे और ये मेडिटेशन को भी बढ़ा रहे। समझ रहे ना? तो ये आर्टिकल 25 के अंडर है, इनको पूरा हक है। अगर ये कहीं जाते हैं और ये लोगों को बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में बोला गया है कि ध्यान करना बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली इनका तो ये सारे धर्मों को बोलते हैं, इनका तो ऐसा कुछ नहीं है, तो पूरा सेकुलर है, कोई भी धर्म के लोग आ सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो। तो इनको कोई रोक नहीं सकता। कल पुलिस इनको नहीं बोल सकती कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, ये गलत है, आप इसको रोक दो। क्यों?
क्योंकि इनको आर्टिकल संविधान ने हक दिया आर्टिकल 25 में कि ये अपने जो बिलीफ्स है, किसी भी धर्म के प्रति इनका जो श्रद्धा है, ये इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। समझ गया? तो आर्टिकल 25 ने आप अपने धर्म को अपना सकते हो, अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, उसकी जो जैसे गीता पढ़ सकते हो, आप कुरान पढ़ सकते हो, आप रामायण पढ़ सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं करेंगे, आप ध्यान कर सकते हो, जो भी हो कुछ भी कर सकते हो धर्म से रिलेटेड। बस आपने फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करना है, किसी को मार पीट के आपके धर्म को फॉलो करने के लिए नहीं बोलना है। समझ गए आप? तो ये आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 26 क्या बोलता है? देखो आर्टिकल 26 बोलता है कि फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। आपके जो धार्मिक अफेयर है ना, आप उसको खुद मैनेज कर सकते हो। कैसे? आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हो, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पे ना महाराष्ट्र में ये जो आत्मा मालिक संस्था है, आत्मा मालिक ध्यानपीठ, अब ये उनका एक ट्रस्ट है, विश्वमात्मक जगन्नाथ महाराज आश्रम ट्रस्ट। उन्होंने वो ट्रस्ट की चैरिटेबल एंड रिलीजियस धार्मिक पर्पजेस के लिए उनका जो आइडिया है, उनको जो जैसे मेडिटेशन है, जैसे रामदेव बाबा है, उनका रामदेव बाबा का उनका भी पतंजलि, जैसे इनका आत्मा मालिक है वैसे उनका रामदेव बाबा का पतंजलि। अब वो क्या है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने उसको इनलिस्ट किया है, उसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के तहत रजिस्टर करवाया है। तो रामदेव बाबा क्या करते हैं? योगा। और ये जो जंगली बाबा है वो क्या करते हैं? वो ध्यान। ये लोग अपने अपना जो है ना, अपना अपना जो इनका जो आइडियोलॉजी जो भी हो, ये स्प्रेड करने के लिए ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, रिलीजियस और धार्मिक पर्पजेस के लिए ये इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको स्प्रेड कर सकते हैं। समझ रहे? और आप खुद का जो इंस्टीट्यूट है, खुद के जो रिलीजियस धार्मिक अफेयर्स है, ये खुद मैनेज कर सकते हैं। ये अंडर आर्टिकल 26 में इनको फ्रीडम दिया गया है। जैसे रामदेव बाबा है, अब इनको ना हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको एक्वायर कर सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी और इनमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली प्रॉपर्टी, जैसे गाड़ी वगैरह है, या इनमूवेबल मतलब एक जगह से बिल्डिंग बांध सकते हैं। और ये राइट टू एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी, इनके पास पूरा अधिकार है, ये खुद की प्रॉपर्टी खुद ये कर सकते हैं। जैसे रामदेव बाबा है, अब रामदेव बाबा का तो करोड़ों का टर्न हो रही, आपको पता होगा। तो ये रामदेव बाबा का ये जो है ना, या रामदेव बाबा को कोई बोल नहीं सकता कि भाई साहब आप ये मत बेचो, वो मत बेचो, या आप प्रॉपर्टी मत खरीदो, या आप धार्मिक, जैसे उन्होंने कॉलेज खोल के रखे, आप कॉलेज मत खोलो। क्यों? क्योंकि उनको आर्टिकल 26 ने हक दिया है। समझ रहेगा फ्रीडम इसमें। तो ये रिलीजियस अफेयर कर सकते हैं। जैसे अभी ये जो आत्मा मालिक वाले हैं, इनका गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता है, चैत्र महोत्सव, ये अपने अपने जो प्रोग्राम करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो ये रिलीजियस अफेयर मैनेज करते हैं खुद का। इनको चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पजेस के लिए फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 26 में। समझ गया आप? तो उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या है? आर्टिकल 27 बोलता है कि फ्रीडम फॉर टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। तो अगर धार्मिक रिलीजन है, रिलीजन का जो प्रमोशन करने के लिए, रिलीजन का प्रमोशन करने के लिए अंडर आर्टिकल 27 में संविधान ने सारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको बोला गया है कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। समझ रहे? आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स द टैक्सेस ऑन रिलीजियस ग्राउंड, नो रिलीजियस टैक्सेस फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस और प्रमोशन के लिए रिलीजियस जो संस्था है, धार्मिक संस्था है, उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जो रामदेव बाबा आप देखते होंगे, जो धार्मिक संस्था है ना, इनका जो ग्रोथ है ना वो एकदम से हो जाता है। समझ रहे? जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट में जो लोग हैं उनको बिल्डिंग पे बिल्डिंग बांधने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, पर ये जो धार्मिक संस्था है, जैसे रामदेव बाबा, कोई भी उठा के देख लो आप पूरे इंडिया में कोई भी धार्मिक संस्था है, इनका जो ग्रोथ है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता रिलीजियस प्रमोशन के लिए, तो इनका बहुत पैसा बच जाता है। इसलिए ये जो पैसा है ये डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये जो अपना इनका जो आइडियोलॉजी उसको स्प्रेड करने के लिए, या जैसे मंदिर वगैरह है ये बनने के लिए, तो ये लोग करते हैं। तो उसमें ये करते हैं, इनको टैक्सेशन फ्री, पर इनको बाकी खर्चा भी होता है। जैसे ये फ्री में खाना खिलाते हैं, समझ रहे? इनका बाकी संसार के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत पैसा खर्चा करते हैं। इसलिए इनको ना टैक्सेशन में सूट है, अपना रिलीजन को प्रमोट करने के लिए इनको टैक्स देने की जरूरत नहीं। समझ गया? उसके बाद है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है? जो भी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स। मतलब क्या? ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसी स्कूल या कॉलेजेस जो पूरा के पूरा स्टेट फंड से बने गए, वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड नहीं कर सकते। समझ रहे क्या? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड। वहाँ पे किसी एक धर्म की इंस्टीट्यूट जो है आप उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको एज ए सेक्युलर रहना पड़ेगा। मतलब जैसे स्कूल, स्टेट फंडेड जो स्कूल है, स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैन नॉट इम्पोज रिलीजियस वर्शिप। मतलब कोई अगर जहाँ पे जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उनका पेमेंट वगैरह वो सारा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में आप किसी धर्म के बारे में नहीं बोल सकते, उधर आओ, समझ रहेगा, वहाँ कुरान पढ़ो या राम, मतलब समझ रहे, एक धर्म को आप प्रमोट नहीं कर, किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते आप वहाँ पे आपको सेक्युलर रहना चाहिए। बट जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ट्रस्ट से जो बनते हैं, जैसे मदरसा है, मुस्लिम का मदरसा है, या हिंदू जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई आश्रम वगैरह होते हैं, गुरुकुल वगैरह होते हैं, वो जो स्कूल खोलते हैं,
वहाँ पे वो अपना रिलीजियस का जो है वो कर सकते हैं। जैसे अभी आत्मा मालिक है, अभी यह रामदेव बाबा का जो स्कूल होगा, जो भी होगा, समझ रहे क्या, उनका जो स्लोगन वगैरह होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में जब मैं बताया आपको आत्मा मालिक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बोलना मरता है, उनका जो स्लोगन है, मतलब जो है, कोई जैसे हम बोलते हैं नमस्ते, वैसे वहाँ पे बोला जाता है आत्मा मालिक। कोई भी आदमी बोलता है उनको, जैसे गुड मॉर्निंग, उनको बोला जाता है पहले आत्मा मालिक, जैसे हम बोलते हैं नमस्ते नॉर्मल, वहाँ आत्मा मालिक बोला जाता है। तो अगर आप उनके खिलाफ केस कर देते हो कि आप हमें आत्मा मालिक बोलने पे मजबूर नहीं कर सकते, तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे, क्योंकि अंडर आर्टिकल 28 उनको फ्रीडम दी गई। उनको बोला गया है, संविधान ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन हक दिया कि अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चला रहे हो तो आप अपने धर्म को स्प्रेड कर सकते हो, आप अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर सकते हो, उसमें कोई दौर है नहीं, समझ गए आप। वहाँ पे आप आपका जो रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है उसको पास कर सकते हो, समझ गए आप। जैसे आप ये मेडिटेशन करवा सकते हो, जैसे रामदेव बाबा है, रामदेव बाबा अपने संस्था में योगा स्टूडेंट से करवा सकता है, क्योंकि वहाँ पे उनको कोई नहीं बोल सकता कि ये योगा क्यों करवा रहे हो। तो अगर आप केस करते हो तो वो कोर्ट बोलेगा आप वहाँ क्यों अपने वहाँ एडमिशन क्यों ले, आप छोड़ दो उसको, समझ गए, क्योंकि उनको आर्टिकल 28 में उनको राइट दिया गया है, समझ रहे। जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे नहीं कर सकते, पर ये स्कूल में आप कर सकते हो, तो यही लिखा गया है। तो ये था आर्टिकल 28। चलो आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल देख लिए। अब आर्टिकल जो फ्रीडम फंडामेंटल राइट है 5वां, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें 3 आर्टिकल्स आते हैं, देखो, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। इसमें क्या क्या आता है, आर्टिकल 29 बोलता है राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। मतलब संविधान ने राइट दिया है कि हर एक आदमी अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर इसको कंजर्व करके रख सकता है। उसके बाद आर्टिकल 29 ने बोला है, इसने परमिशन दे ग्रैंड प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, रिलीजियस और धार्मिक, मतलब धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं, या लैंग्वेज जैसे कोई ऐसी कम्युनिटी जिनकी लैंग्वेज बहुत कम बोली जाती है, तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गई, अल्पसंख्यक हो गई लैंग्वेज के हिसाब से। और रिलीजियस मतलब क्या, ऐसे लोग जिनका धर्म बहुत छोटा है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो बोला जाता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इनको प्रोटेक्शन दिया गया है हमारे आर्टिकल 29 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 में क्या बोला गया है कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसे इसमें बोला गया था ना, यहाँ पे देखो कहाँ पे, आर्टिकल 27 में क्या बोला गया था, 26 में बोला गया था क्या, कि ये जो धार्मिक संस्था है ये अपना रिलीजियस अफेयर खुद कर सकती है, इंस्टीट्यूट बना सकती है, ये सारा स्कूल कॉलेज खोल सकती है चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पजेज के लिए। वैसे ही ये किसके लिए था, ये सबके लिए था, सब लोग के लिए। बट माइनॉरिटी मतलब ऐसे कोई धर्म है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है टोटल पॉपुलेशन की, जैसे भाई हमारा देश में लगभग 80% हिंदू है और 70% 80% क्या मुस्लिम है, तो ये आते माइनॉरिटीज़ में। तो जो माइनॉरिटीज़ है ना, जैसे क्रिश्चियन है या बाकी पारसी लोग हैं, ये ना अपना खुद का स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, समझ रहे। माइनॉरिटीज़ को आर्टिकल 30 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने हक पूरा की पूरा राइट दे दिया है कि आप अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, समझ रहे। जो मदरसा है, अब जैसे मदरसा कोई आप किसी जगह अगर मदरसा है, तो अगर कोई बोलता है ये मदरसा बंद कर दो, तो अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो वो मुस्लिम लोग बोलेंगे कि हमें कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में बोल सकते हो जाके कि हमें आर्टिकल 30 में ये बोला गया है। या कोई क्रिश्चियन लोग है, उनका जैसे कोई स्कूल है, तो वो आपने देखा होगा क्रिश्चियन का वो स्कूल होते हैं क्रिश्चियन वाले, जिनको वो लोग वो चर्च वर्च मतलब सॉरी वो मदर वो जो होते हैं ना सिस्टर वगैरह, वो लोग ब्रदर वगैरह होते हैं स्कूल में, आपने देखा होगा, वो वैसा पहनते वो पूरा उसका गाउन टाइप, तो वो लोग होते हैं, वो अपना स्कूल चलाते हैं। मुस्लिम लोग अपना मदरसा चलाते हैं। हर एक जो माइनॉरिटी ना, उनको पूरा हक दिया है अपने हिसाब से, देयर चॉइस, अपने हिसाब से वो स्कूल खोल सकते हो और अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको पढ़ा सकते हैं। ये अंडर आर्टिकल 30, समझ, ये फंडामेंटल राइट है। अब ये हमने सारे देखे ना, ये फंडामेंटल राइट है। इसका अगर वायलेशन हो जाता है तो फिर ये लोग कोर्ट में जा सकते हैं, समझे, सारे। जैसे कोई लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, कोई आदमी मराठी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है या स्क्रिप्ट उसको प्रमोट कर रहा है, और कोई बोलता है कि ये लैंग्वेज बोलनी नहीं, ये लैंग्वेज, वो उस लैंग्वेज को दबाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ अगर कुछ बोलता है तो उसमें उस पर केस हो सकती है, लोग कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ, समझ गए आप। तो इस तरह से हमने ये जो 5वां फंडामेंटल राइट्स था हमारा, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, ये हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर का जो फंडामेंटल राइट था शुरू में, अब ये फिलहाल नहीं है, इसको हटा दिया गया है। ये था राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले ना आर्टिकल 31 में था, ये था फंडामेंटल राइट था ये, पर बाद में इसको डिलीट कर दिया एज ए फंडामेंटल राइट, उसको शिफ्ट कर दिया 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसको का 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, इसको आर्टिकल 300A में डाला गया है, जो कि पार्ट 12 को बिलोंग करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, समझ गए। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब कल के लेक्चर में बाकी देखते हैं। देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये भी फंडामेंटल राइट्स है। ये जो है ना, आज का वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो चुका है, कल इसमें हम ये देखते हैं। हमें आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 35 तक देखना है, तो 35 तक के ना हम देख लेंगे। ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। उसके बाद इसमें तो 32A, 33, 34, 35 ये हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे हमने आर्टिकल 12 और 11 और 12 ये अलग से पढ़ा ना, वैसे ये अलग से पढ़ेंगे। और उसके बाद ये कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 32, 35,
33, 34, 35, इसमें सारे आर्मी के काफ़ी रूल्स रेगुलेशन आते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ लेंगे। ये कल के लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में हम डीपीएस पे स्टार्ट करेंगे। डीपीएस पे जो पार्ट है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 36 से स्टार्ट होता है, समझ गए आप। ये 36 से 51 तक आता है, तो 51 तक आता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।